हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम इकोनॉमिक सर्वे गुज़श्ता साल का जो पेश किया गया है उसकी तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कौमी असम्बली में आज जो कार्रवाई हुई है और नून लीग के ख्वाजा आसिफ का बयान खुसूसन उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी नून लीग की जो अगली सफ़ में बैठी पूरी क़यादत थी तो कोरोना की लपेट में आ चुकी है। वज़ीर आज़म के लॉकडाउन पर मुतज़ाद बयानात हैं, है कोई जो उनके बयानात की तशरीह करे? दूर दूर तक हुकूमती कामयाबी का नामो निशान नहीं नज़र आता। उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इंसानी जानों पर सियासत ना की जाए। इस पर तनकीद करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि जो ख्वाजा आसिफ ने बोला है वो तजादात का मजमुआ और हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी सियासत के लिए अवाम की ज़िंदगियों से ना खेले। माजी की हुकूमतों ने वतन अजीज़ के इदारों को तबाह हाल करके बेसमत किया। हमारे एनालिस्ट से हमारा आज का सवाल यूँ है कि ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं कि हुकूमत का बस नहीं चलता कि कोरोना भी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डाल दे, क्या ख्वाजा आसिफ का बयान जायज़ है, दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शंस हैं? और पैनल पे आज हमें ज्वाइन करें महमूद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, बाबर सत्तार साहब, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। न्याजी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्या लगता है आपको? अलीना, मुझे दो फिक्रे कहने, दो तीन इससे ज़्यादा इससे पहले वो ये है कि हम इतने अरसे से JIT को डिस्कस करते रहे और उसने रिपोर्ट की और कल रात उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी कि वो उसमें उनको नैब को रेफ़र किया जाए। आज शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है वो उसके ख़िलाफ़ गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको 10-12 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। दूसरा ये है कि ये जो ख्वाजा साहब ने तकरीर की है, देखिए जी मुझे अब इसमें क्या कहूँ, ये एक ऐसी चीज़ है कि ख्वाजा साहब भी सही कह रहे हैं कि जी अब जो कुछ होता है वो पिछले हुकूमतों में डाला जाता है। अब इसके अंदर अगर ये है कि जी अब मुझे कोई ये लगता नहीं है कि अब ख्वाजा साहब की तकरीर के पराए में तहरीक इंसाफ को जदों को कितना करना चाहिए और किस अंदाजे से करना चाहिए, और अगर नहीं इसी सवाल के अंदर ख्वाजा साहब को या नून लीग को करना है तो उसके लिए हमारे पास बंदे मौजूद हैं जो कि नून लीग को हर वक्त किसी किसी एंगल से जदों को करते रहेंगे। तो मेरे पास इसका जवाब को हाँ ना ही में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे आम सी बात है और वो कर रहे हैं, वो उनको जिम्मे डाल देते हैं और वो उनका कारोबार भी चल रहा है और ये भी ये बातें करते रहने चाहिए। अच्छा, ठीक है। मेमन, आपको क्या लगता है? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पूरी सफ़ जो अगली वाली थी कौमी असम्बली के इजलास में जो बैठी हुई थी यानी सीनियर क़यादत, वो कोरोना की लपेट में, तो फिज़िकल इजलास बुलाने में भी तो यही लोग बज़िद थे ना? देखिए अलीना, जहाँ तक फिजिकल इजलास, मैं तो खैर उसके खिलाफ हूँ वैसे फिजिकल इजलास बुलाने के, लेकिन फिर भी एक चीज़ ये है कि लॉकडाउन तो अब रहा नहीं, तो फिर असेंबली का सेशन क्यों ना हो? मतलब या तो हुकूमत ने लॉकडाउन इतना सख्त किया होता कि आप कहते हैं कि जी ऑनलाइन सेशन भी करें। जहाँ तक ख्वाजा साहब की बात है, देखिए बात उनकी इस तरह से दुरुस्त है कि हुकूमत ने अपने सिवाय बाकी सबके ऊपर कोरोना का जो है ना वो एक तरह से उसको मिस हैंडल करने पे भी और हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है ना वो बाकियों पे लगाया। अब अपोजिशन पे इस तरह लगाया कि जी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर ही हमारा नहीं पिछली हुकूमतें बना सकी। ठीक है, ये बात उनकी एक हद तक कि 10 साल से पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, हालांकि उन्होंने काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए भी, सब कुछ किया, लेकिन इतना नहीं है, इतना इनाफ नहीं है। फिर सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उधर भी जो बना लेकिन वो उस तरीके से यानी जितना पाकिस्तान में होना चाहिए था हेल्थ के ऊपर, और यही चीज अगर हम खैबर पख्तूनख्वा का देखें 7 साल से PTI की भी उधर हुकूमत है। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हेल्थ और एजुकेशन, पाकिस्तान जैसी जो स्टेट है, हम लोगों के लिए हेल्थ और एजुकेशन प्रायोरिटी है ही नहीं। तो इसलिए इस चीज का इल्जाम पिछली हुकूमतों पर भी लगाया जा सकता है, अपने ऊपर भी लगाया जा सकता है। लेकिन 2-3 चीजें मैं इसमें कहूंगी अलीना जो जरा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। देखिए 70 साल जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि पिछली हुकूमत का कसूर है। 70 साल से हम तबाही हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो नई हुकूमत आएगी उसको क्या हम 15 साल दें, 20 साल दें, 35 साल दें, कितने साल दें कि वो जो है पुरानी सारी जो चीजें हैं वो निजाम को ठीक कर सके। फिर एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि हुकूमत इसके अंदर ये मानने को तैयार नहीं कि कोई उनका लीडर उठ के कहता है जी ये C क्लास वायरस है, हालांकि ग्रेडिंग तो मेरे ख्याल में वायरस की हुई नहीं है। फिर वो कहा जाता है जी ये खाली सिंपल फ्लू है, इससे अमवात नहीं ज्यादा होती, फिर वो भी बदल दिया जाता है। फिर कहा जाता है अवाम की गलती है, चले जी वो आप अवाम पर, यानी कि अपनी गलती मानने से आपने वो नहीं मानी लेकिन बाकी सबको आपने जो है कसूरवार ठहरा दिया। तो मेरे ख्याल में इसलिए ये यहाँ तक उनका जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है वो ठीक है, लेकिन असल इसकी सोल्यूशन यही है कि हम हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। हाँ, कोई भी हुकूमत, कोई भी पार्टी की हुकूमत हो, ये अब बहाने बनाना छोड़ दें और इस न्यू वर्ल्ड के अंदर जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड होगा
इसके अंदर आपको पता चल गया कि साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और सेहत जो है ये शोबे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो है बाकी हमारे जो स्टेट जिन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है? महमल जो कह रही हैं कि यहाँ तक तनकीद के हुकूमत खुद कुछ नहीं करती, अपनी जो फ्लॉज हैं उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए हर चीज़ अपोजिशन पे डाल देती है, क्या ये सही लग रहा है आपको? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी था। आपने जो शिबली फराज साहब का जवाब बताया है वो आपके सवाल को खुद ही जवाब दे रहा है, क्योंकि उन्होंने तो यही फरमाया ना कि पिछली हुकूमतों ने इदारों को बर्बाद कर दिया है, इस वजह से पाकिस्तान उफाल है। तो सवाल का जवाब तो है उसी आपके सवाल में। देखिए, मेरे लिए जो परेशान कुन बात है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक तो ये कि बेशक गवर्नमेंट के लोग हों, कोई भी हो, हमारे दोस्त भट्टी साहब हों, कोई भी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्स है कोविड के ऊपर उसके साथ मुतमईन नहीं है कि गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था उसने किया। तो इसके ऊपर एक जनरल सा कंसेंसस है कि क्या करना चाहिए था। ज्यादा बुनियादी बात यह है कि हमारे मुल्क में कोई बहस भी नहीं छिड़ी कि जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है सिटीजन और स्टेट का, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो किस फॉर्म में है, जिसके ऊपर थोड़ी सी ये भी बात मेमल ने भी की। मेरा ख्याल है ये वो बुनियादी सवाल है जिस पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ बुनियादी बातें करने की जरूरत है। सियासत का मकसद क्या है? लोग सियासत में क्यों आते हैं? ठीक है, ऑपोजिशन में आके आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट में आके आप ऑपोजिशन को ब्लेम करते हैं, लेकिन जो आम आदमी है, जो इस वक्त परेशान है, जो बीमार हो रहा है, जिसके घर वाले बीमार हो रहे हैं, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, या वो सोच रहा है कि अगले 6 महीने कैसे गुजरेंगे या मेरे बच्चे तालीम हासिल करें, यानी उसके लिए कहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है? अगर रियासत के जो भी रिसोर्सेज हैं वो कैसे एलोकेट होने हैं? अगर इतने बड़े क्राइसिस दुनिया में जो हो रहा है और बाकी जगहों पे डिबेट हो रही है, इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर डिबेट हो रही है, सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है उस पर डिबेट हो रही है, पाकिस्तान में वो डिबेट कहाँ पे है? सो मेरे लिए ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ये इतना बड़ा पेंडेमिक आया जिसने हर एक को इफेक्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं है, और इसी तरह से लगता है कि आगे चलता रहेगा। ये ज्यादा डिप्रेसिंग बात है बजाय इसके कि ये 2020 कैसे गुजरे। ठीक है शहजाद, एक तरह से दुनिया रीबाउंड हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरजीहात आपको अगर देखा जाए तो कहाँ पर लगती हैं? क्या हम आगे जो तब्दीली कहा जा रहा था आएगी उसकी तरफ, उस रास्ते पे एटलीस्ट चल रहे हैं? देखिए, पहले तो सवाल की तरफ आ जाते हैं अलीना। ये जो कहना ख्वाजा आसिफ का या किसी भी शख्स का कि एक बड़ा कंफ्यूज्ड नैरेटिव जो है पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से इस वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, और उस पर हिकमत अमली क्या होगी, उस पर भी बड़ी कन्फ्यूजन रही है। इमरान खान साहब ने 3 दिन पहले हाथ में मास्क पकड़ा हुआ था और बताया कि मास्क आप लगा के निकलें, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग पता नहीं क्यों उसको फ्लू समझ लेते हैं, जबकि इमरान खान साहब खुद इसको कह चुके थे मार्च के महीने में कि ये एक फ्लू है जिससे ज्यादातर लोग इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो उन्होंने बड़ा डाउन प्ले किया था इस वायरस की सीरियसनेस को, जबकि हमें पता था कि स्पेन में, इटली में अमवात हजारों की तादाद में हो रही है, एक दिन में 1000 लोग मर रहे थे। तो उनको जहां पर उनको थोड़ा सा अवाम को ये कहना था कि आप घबराएं नहीं, तो वहां पे ये भी बताना चाहिए था कि ये कितना संगीन हो सकता है, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे हालात में जहाँ पे आपकी हेल्थ सर्विसेज जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जितनी आला नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट अगर पाकिस्तान जो यूरोप में हुआ है या जो अमेरिका में हुआ है उसका 7-8% अगर पाकिस्तान में होता है तो हम बड़े एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और खासतौर पर पाकिस्तान के जो हालात हैं हेल्थ सर्विसेज के वो हम सबके सामने है। तो एक कंफ्यूज्ड सिग्नल तो उनकी तरफ से गया था। हैविंग सेड दैट, ये डिबेट दुनिया में होती रही है, बड़ा मुश्किल फैसला था कि आप किस हद तक लॉकडाउन करेंगे, किस हद तक आप जो है नरमी करेंगे, कब करेंगे। ये सारी दुनिया में बहस होती रही क्योंकि इस किस्म का वायरस पहले आया नहीं। उसमें गलत फैसले भी हुए, सही फैसले भी हुए, लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप फैसला करें उस पर आप डट करें। आप ये नहीं कर सकते कि अगर एक दिन तारीफ हो तो आप कहें देखिए हमने लॉकडाउन कर दिया था इसलिए इसके असरात नहीं आए पाकिस्तान में, अगले दिन आप उसी लॉकडाउन पे तनकीद करें। ये कंफ्यूजन आप आवाम में नहीं फैला सकते। बड़ी बदकिस्मती की बात है, मेरी दुआ है कि वो जल्दी सेहतियाब हो खुर्रम शेरजमान साहब, जो कि कहते आए थे कि ये सी कैटेगरी का वायरस है। अब कल खुद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अल्लाह उनको सेहत दे और उनकी फैमिली को भी महफूज रखे। लेकिन इस किस्म की बातें करने की नहीं थी आपको, और खासतौर पे एक लीडर की तरफ से, एक वजीर आजम की तरफ से आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने की जरूरत थी। लेकिन जहां तक ऑपोजिशन की बात है, देखिए इस मुल्क में हमें ये देखना है कि हमारे जो इकोनॉमिक वसाइल है वो इतने नहीं है। मलेशिया ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है, लेकिन 250 बिलियन
रिंगिट्स का उन्होंने एक पैकेज दिया था। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो जहां पे ये तनकीद होती है ऑपोजिशन की जानिब से कि हम मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, जैसे नून लीग कह रही थी, एक प्रपोजल तो लाके देते ना कि पैसा कहां से आएगा, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, कैसे आवाम तक हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं इस दौरान। क्योंकि आपको याद होगा इनिशियली मैंने कहा था सस्टेनेबल लॉकडाउन उसी वक्त होगा जब आप अपनी आवाम को पैसे देंगे तो वो घर पे बैठेंगे भी। अमेरिका की मिसाल दे दें, वहां पे मैं जानता हूं एक शख्स को नया बिजनेस स्टैब्लिश किया है, पहले 15 दिन में $5,000 उसके अकाउंट में आ गए। कनाडा में हर जो शख्स है उसको $2,000 मिल जाते हैं। एक तरीकेकार निकाले, इस पे कम से कम अगर ऑपोजिशन अपनी राय रखती है, वो सूबाई हुकूमत हेल्प करती है। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम दिया गया 140 अच्छा, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका कि ऑपोजिशन की तरफ से भी तो कोई बेहतरी के लिए तजवीज नहीं आई ना। ये आगे लेके चलते हैं। इसके हक में था जो सिंध हुकूमत कहती रही कि आप लॉकडाउन करें, और उस वक्त जरूरी भी था, शायद आज भी लगता है हमें जरूरी है, लेकिन उनसे ये आर्गुमेंट होता था कि आप लोगों को रिलीफ कैसे पहुंचाएंगे, आप उनको पैसे देंगे, कोई फंड्स देंगे, क्या देंगे। वही तरीका था सस्टेनेबल लॉकडाउन रखने का, वरना तो मुमकिन ही नहीं था। ठीक है रीमा, ये जो पॉइंट उठाया शहजाद ने बड़ा वैलिड है। अगर ऑपोजिशन तनकीद करती है तो फिर सिर्फ तनकीद नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कुछ हल भी तो उसका निकाल के लेके आए ना, कि अगर ये नहीं तो फिर क्या करना चाहिए था हुकूमत को। नहीं ना, मुझे ये बिल्कुल कन्विंसिंग बात नहीं लगती। एक टॉक शो में मुसद्दिक मलिक साहब थे, वो बता रहे थे कि हमने लॉकडाउन जल्दी उठा लिया, बाकी ममालिक जिन्होंने लॉकडाउन उठाया उन्होंने जब उनके वायरस के केसेस की तादाद में कमी आई तब उन्होंने उठाया। और उसके जवाब में फैसल वाडा उन्हें कह रहे हैं आप लाशों पे सियासत कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट इतनी करप्ट है, आप नवाज शरीफ से जवाब लेके आए। मतलब इस तरह की हमारी जो डिबेट है वो होती है इवन व्हेन ऑपोजिशन जो है वो एक बहुत मेरा ख्याल है सेंसिबल बात कर रही है कि लॉकडाउन हमने जल्दी उठा लिया। तो इस पे हुकूमत मेरा ख्याल है इसके पीछे नहीं छुप सकती कि हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं मिलता। कोई उनको क्रिटिसाइज करे तो वो कहते हैं आप लाशों पे सियासत कर रहे हैं। तो और ये जो महमूल बात कर रही थी हेल्थ की, कि ये तो मेरा ख्याल है फिर भी थोड़ा रैशनल क्रिटिसिज्म है कि हेल्थ पे बेहतर अगर स्पेंड किया होता, हमारे हॉस्पिटल्स बेहतर होते, हमारे पास वेंटिलेटर ज़्यादा होते। लेकिन अक्सर जो हुकूमत का क्रिटिसिज्म है वो ये नहीं है, अक्सर तो वो ये कहते हैं आप अपना करप्शन का पैसा वापस लेके आएँ, आप नवाज शरीफ को वापस लेकर आएँ। इस तरह की बिल्कुल इररेलेवेंट उनकी तनकीद होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डिस्कोर्स है वो इस लेवल पे है। लेकिन मेरे लिए सब पूरी सिचुएशन में जो हुकूमत की तरफ से जो हकायक छुपाने का अमल है ना वो बहुत परेशान कुन है। चाहे वो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट हो जिसमें उन्होंने लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हो, जो भी उनके नैरेटिव के खिलाफ बात करता है, या वो इस तरह की उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर वो छुपा देते हैं वो हकायक, वो फैक्ट्स। तो मेरा ख्याल है ये बहुत मसला है। आपको अगर आपका एक डिसीजन आपने लिया है आप उसको ओन करें, आप ये ना करें कि जो उसके खिलाफ बात होती है उसको या आप बिल्कुल इस तरह डिसमिस करते हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, या आप वो हकायक ही छुपा दें। तो ये दो मेरा ख्याल है बहुत सीरियस इश्यूज है। और मैं तो ख्वाजा आसिफ की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। जो भी टॉक शोज मैंने देखे हैं, पार्लियामेंट में जो बात होती है यही हुकूमत करती है। चाहे क्या नून लीग बेहतर परफॉर्म कर सकती थी हमें नहीं पता, स्पेकुलेशन है, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। आप पुरानी हुकूमतों का पीछा छोड़ें और अपना जो आपका पॉलिसीज हैं, आप अपने काम पे फोकस करें, अपना प्लान दें। ठीक है भट्टी साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत बस ब्लेम गेम में पड़ी हुई है? देखिए जनाब शेख, हुकूमत अपोजिशन ये नाअहली और नालायकी के मुकाबले हो रहे हैं। झूठ मुनाफिकत की पंजा आजमाई है दोनों तरफ से, कौडू कुश्तियाँ जारी हैं और बड़े बड़े ओहदों और कुर्सियों पर बुने नाच रहे हैं अल्लाह के फजल से। अब यहाँ कोई झूठा नहीं, सब सच्चे हैं, कोई गलत नहीं, सब दुरुस्त हैं। किसी की तनकीद बिला जवाज़ नहीं, सारों की तनकीदें जवाज़ भरी हैं। हुकूमत अपोजिशन ये सब रस्तू हैं, अफलातून हैं, सारियां दे कां चिट्टे ने। और ये जो मुल्क के हर शोबे में ये दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ये सब पुरानों और आज दोनों का कमाल है। हुकूमत को देख लें, कर्फ्यू लॉकडाउन छोड़ें, स्मार्ट लॉकडाउन कहीं हो सका? क्यों नहीं हो सका? कन्फ्यूजन, नालायकी, नाअहली, ना हुकूमत कहीं नज़र आई, ना हुकूमती रिट कहीं नज़र आई। ताफ्तान ज़ायरीन, तबलीगी जमात, तरावी इशू, यौम अली, ताजर, ट्रांसपोर्टर्स, हर जगह हुकूमत मुझे कहीं नज़र नहीं आई। ये ज़री मुल्क है और गंदम मौजूद थी, आटे गंदम का बहरान हुआ। चीनी वाफर मौजूद थी, चीनी का बहरान हुआ। पेट्रोल मौजूद है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद पिंडी में कोरोना बेड लेना मुश्किल है, अमरीकी वीज़ा लेना आसान है। N95 आज मुझे इस्लामाबाद से मास्क खरीद कर दे दें,
दवाइयाँ कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, तिब्बी इमदाद कोई नहीं। ये इस्लामाबाद का हाल है। अपोजिशन डीलों ढीलों, करप्शन, लुटमार में फंसी हुई, रात को ये कहीं और होते हैं। ये जो आज तकरीरें फरमा रहे थे ना पिछली 2 रातों के, मैं किससे सुना दूं तो आपको लग पता जाए। मरी मुक्की हुई, कोई हिकमत अमली नहीं, कोई मंसूबा नहीं, कोई एक मुझे वाइट पेपर कोरोना पे ला के इन्होंने असम्बली में पेश किया हो कि ये आपने करना है, नहीं। अब बस तकरीरें बिलावल साहब फरमा रहे थे वजीर आजम ने जबरदस्ती कोरोना फैलाया। अब इस पर क्या कहा जाए? अब सिंध में तो वजीर आजम जाके रोज नहीं फैला के आते थे ना, वहां क्यों फैल रहा है मुसलसल? अभी शहबाज शरीफ साहब अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनका पॉजिटिव आया। लीगी फरमा रहे थे कुछ हुआ तो जवेद इकबाल, वजीर इमरान खान और शहजाद अकबर जिम्मेदार है। अब जो सारे ये दुनिया जिनको कोरोना हो चुका है ये नैब से होके गुजरे हैं। नैब में ही जो जाए तो उनको, नैब में तो फिर भी कोई एहतियाती तदाबीर कहीं थी। आप जो असम्बली इजलास बुला रहे थे, अल्लाह शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी सेहत दे, वो तो इसका जिम्मा भी उठा रहे थे। क्या वहाँ कोरोना नहीं है जहाँ कल असद कैसर कह रहे थे कि खुदा के लिए फासला रखें, टोलियों में ना खड़े हो, मास्क पहने? वहाँ ये हाल है। और फिर अदालतों में नैब पेशियों पे आप कारकुनों को खुद बुलाते हैं। तो कहने का मकसद ये है दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है और हम इस दरमियान में फंसे हुए हैं और फंसे रहेंगे। दोनों के पास कोई हिकमत अमली नहीं, कोई मंसूबा नहीं, कोई विजन नहीं। अब यही है कि जब तक ये रहेगा, जितने बंदे मार सकेगा, ये अल्लाह तवक्कल पे सारा चले। चलो जी, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपना अगला सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। अपने दूसरे इशू की तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली ने एक ऐसा बिल मजलिस कायमा बराए कानून इंसाफ को मजीद कार्रवाई के लिए भेजा है जिसमें बच्चों से ज्यादती करने वाले मुजरिमों को जिनसी सलाहियत से महरूम करने की सजा समेत दीगर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। ये जो तजवीज़ करदा हुकूमती बिल है ये पहले कश्मीर की रियासती काबीना से मंजूर हो चुका है और काबीना में इत्तफाक राय के बाद गुज़श्ता रोज़ ही कश्मीर के वज़ीर कानून सरदार फारूक अहमद ताहिर ने इसे कानून साज असम्बली में पेश किया है। और अगर ये यहाँ से पास हो जाता है तो इसके बाद दोबारा ये वोटिंग के लिए कानून साज असम्बली में लाया जाएगा। सवाल हमारा अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या जो तजवीज़ करदा बिल है या इस तरह की सज़ाएं इस तरह के जो जुर्म होते हैं उसके इर्तकाब के लिए या उसको रोकने के लिए कितनी मौसर साबित हो सकती हैं, हो भी सकती हैं या नहीं? हाँ कि या ना के ऑप्शन है वैसे, लेकिन ओपन ऑप्शन है, कमेंट कर सकते हैं। बाबर सत्तार साहब, पहले तो हमें थोड़ा सा वाजे कीजिएगा कि हम बात तो कश्मीर की कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो कानून क्या कहता है इससे मुतल्लिक? देखिए, इस पे काफ़ी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन हम ऑफन अपना कथारसिस करने के लिए कहते रहते हैं कि जी ऐसी गुनाह हैं, इसके ऊपर तो कुत्तों के आगे डाल दें, ये कर दें, वो कर दें, क्योंकि कथार्टिक हमें लगता है कि इतनी चीज़ आपको महसूस होती है, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है कि कानून में कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ आप लिख देंगे तो उससे बड़ा अजाला होगा, बड़ा फायदा होगा, बड़ी एक पॉपुलिस्ट बात हुई। लेकिन ये चीज एस्टैब्लिश्ड है कि जो सिवेरिटी है पनिशमेंट की, किसी भी पनिशमेंट, फांसी हो, कुछ और हो, उससे फायदा नहीं होता सर्टनिटी से कि हर सूरत आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो पकड़ लेगा आपको। जहां पे ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किए गए हैं दुनिया के कुछ और ममालिक में, अमेरिका की कुछ रियासतें हैं वहां पे ट्राई किए गए हैं, ये रिपीट ऑफेंडर्स के लिए इफेक्टिव है कि वहां पे भी बड़े एथिकल सवाल हैं कि आप ये इस तरह की ऑप्शंस दे सकते हैं, कर सकते हैं। पहली बात तो ये, वहां पे केमिकल कैस्ट्रेशन होती है, यानी कि फिजिकली ये नहीं कि आप सेक्सुअल ऑर्गन्स को उठा के तब्दील कर दें। उसके बाद ये कहा जाता है कि रिपीट अगर आपको छोड़ा जाएगा तो छोड़ने से पहले आप अगर ये केमिकल कैस्ट्रेशन करवा लें, वहां पे सो कन्विक्शन हुई है, पता है आपको एक प्रॉब्लम है, पता है एक बीमारी है, और उसके इलाज के कॉन्टेक्स्ट में जेल में रखने से बजाय अगर आपको वो रिंग पहना के छोड़ देते हैं, यहाँ पे और तरह की प्रोटेक्शन चीजें, सो इसका फोकस डिफरेंट है। पाकिस्तान में पहले तो आप ये डेटा जमा करें कि कितने लोग हैं जिनकी कभी कन्विक्शन हुई है। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि हमने पहली स्टेज पे अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो इससे तो नहीं होगा। आपने एक लिख दिया कि हम ये करेंगे, हमारे तो कानून में ये भी लिखा गया था ज़िया साहब के जमाने में कि चोरी करेंगे तो एक हाथ काटा जाएगा, फिर करेंगे दूसरा हाथ काटा जाएगा। वो कितना आपने उसे इस्तेमाल कर लिया उसके बाद। इसके अगर हम इस प्रॉब्लम को सीरियसली एड्रेस करना चाहते हैं तो इसकी कॉजेज को सीरियसली देखना पड़ेगा।
उसके बाद बच्चों की प्रोटेक्शन के ऊपर पहला फोकस करना पड़ेगा। आप किसी को कन्विक्ट करेंगे तो उसके बाद उसकी कैस्ट्रेशन करेंगे ना। कन्विक्शन रेट कहाँ है आपका सेक्सुअल ऑफेंडर्स का? सो मेरा ख्याल है मजाका खेज हम अपना मजाक उड़वाना चाहते हैं, संजीदा इशू को संजीदगी के साथ हम एड्रेस नहीं करना चाहते, और कोई बल्ले बल्ले करेगा, कोई इसके ऊपर तकरीर करेगा जी इतना भयानक जुर्म है, उसकी इससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए। अल्लाह करे मेरे दोस्त भट्टी साहब इस तरह की आज तकरीर ना करें, लेकिन एक पॉपुलर स्लोगन है, फायदा कोई नहीं है। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में जोश से नहीं होश से करना चाहिए और एक सिलसिलावार मरहलावार इसके ऊपर पहले चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। न्याई साहब आपको क्या लगता है? देखिए लीना, ये कोई बाबर साहब ने तो उसको एक एंगल से लिया है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सोसाइटी के अंदर कोई एक ख़ास स्पेसिफिक जुर्म हो रहा, ये एक बहुत बड़ा मुआशरती बिगाड़ है। और जब मैं मुआशरती बिगाड़ कहता हूँ तो मुआशरत जो है, आपके मुआशरत जो है वो मुआशरे पूरे का एक उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसकी जितनी जहते हैं उनके अंदर इसी तरीके से घिनौने किस्म के जराइम मौजूद हैं, जो जाके जब ये जिनसी जराइम बच्चों के साथ जाते हैं तो जाहिर है कि इसकी जो इंटेंसिटी है, ये जो हीनियस क्राइम है, ये एक अपने नौइयत का बहुत बड़ा बन जाता है। तो मुआशरों के जो बिगाड़ होते हैं उनको सिर्फ जो है, जो जैसे बाबर साहब कह रहे हैं कि आपने पनिशमेंट जो है वो जो देनी है, और पनिशमेंट कब आती है? वो आती है जब आपकी एनफोर्समेंट उसके पीछे हो। और एनफोर्समेंट कैसे आती है? कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कानूनी हुकूमत मौजूद हो। ये देखे देखे कुरान के अंदर जो है कितनी सख्त सजाएं दी हैं, लेकिन आप उनकी मिसाल देख ले खुलफाए राशिदीन के वक्त में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने वक्त में, या उसके बाद में भी खासे बड़े पीरियड तक, तो आप देखें कितनी थोड़ी दी गई हैं। एक आध मिसाल मिलती है, फलान 10-15 साल बाद एक मिसाल आई, ना हाथ काटे जाते थे, ना कोड़े मारे जाते थे, ना संसार किया जाता था। आइडियल माशरा मतलब ये क्राइम नहीं और होगा, लेकिन क्राइम जो है क्लोज हो गया था। मुआशरा जो है वो बिगाड़ की बजाय एक बनाओ का मुआशरा आ गया था। अब एक मुआशरे के अंदर जब तक मुआशरे को पूरा, जब मैं हमेशा कहता हूँ मुआशरे को खड़ा करें, इस मुआशरे की ऐसी तैसी ना फेरे, ठीक है, जहां का आपने कानून की धज्जी उड़ाई है, जहां आपने आईन को पामाल किए हुए हैं, वहां आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे ट्रैफिक के आपके कानून की पाबंदी करूं, मैं आपकी इसकी करूं। मुआशरा जो है जिसको कहने ये उबाशपन को ज्यादा प्रवान चला रहा है, बुराइयों की परवरिश कर रहा है, और इस तरह के इसका चीज ऐसी कर रहा है कि लोग उसकी तरफ रगबत बढ़ती जा रही है, और उसके अंदर स्पर ऑफ द मोमेंट में क्राइम हो जाते हैं। बुराई को जड़ से खत्म करना होगा, उसकी जड़। ठीक है, ठीक है। रीमा, आपका क्या ख्याल है? अलीना, मेरी नज़र में तो फिजिकल कैस्ट्रेशन और केमिकल कैस्ट्रेशन क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग पनिशमेंट्स हैं, और किसी भी मुल्क को इस तरह की पनिशमेंट्स अपने कवानीन में नहीं रखनी चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए प्रिवेंशन पे, इन्वेस्टिगेशन पे, बेहतर कन्विक्शन रेट पे। लेकिन आज क्योंकि मौका मिला है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। हम लोग रेप को या जिनसी तशद्दुद को किस तरह समझते हैं? अक्सर आप हमारी जजमेंट्स उठा के देख लें, हमारे कवानीन उठा के देख लें, जैसे हम आपस में बातचीत भी करते हैं, हमें लगता है जिनसी तशद्दुद जो है वो हवस की वजह से होता है, और हवस की वजह से होता है, इसीलिए आप कास्ट्रेशन कर दो तो वो जो इशू है वही सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिनसी तशद्दुद पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। हवस जो है वो बहुत ही छोटा सा शायद उसमें पार्ट हो। असल में जिनसी तशद्दुद एक ताकत एक्सर्ट करने का तरीका होता है, और वो जो ताकत एक्सर्ट करने का तरीका होता है वो ख़त्म नहीं होगा अगर आप कास्ट्रेट कर दोगे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो सजाएं बाद में आप बढ़ाएं या कम करें, या आप कवानीन में तब्दीली बाद में लाएं। पहले समझ तो हम लें कि जिनसी तशद्दुद होता क्यों है, और अगर हमने इसकी सोल्यूशन की तरफ जाना है या इसको एड्रेस करने की तरफ जाना है, तो सबसे पहले ये बात हमें फिर से खत्म करनी होगी कि जिनसी तशद्दुद हवस की वजह से होता है, और दूसरा कि साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी पहले एड्रेस करने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल, बिल्कुल। और ये हमारे कवानीन, हमारी अदालतों के फैसले, हमारी आम बहस में ये स्टीरियोटाइप बहुत कॉमन। और आपको लगता है इस तरह की कॉर्पोरेट पनिशमेंट से कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा? भट्टी साहब, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो सबने तकरीबन यही कहा है कि नहीं, मौसर साबित नहीं होंगी। आपको क्या लगता है? क्योंकि अफेक्टीज जो होते हैं या फिर माशरे में एक तबका वो भी है जिसकी राय ये है कि होनी चाहिए, सख्त सजाएं होंगी तो इस तरह के जुर्म रुकेंगे।
देखिए, ये कानून फॉर एग्जांपल बन जाता है, बना दिया ये कानून, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम तो पहले ही ओवरबर्डन हो चुके हैं कवानीन में, पहले ही ओवरबुक्ड हो चुके हैं कवानीन में। ये असल चीज़ है कानून पर अमल दरामद होना, जज़ा और सज़ा का सही निज़ाम। हाँ, इससे पहले जो इस जुर्म की जो सज़ा का कानून है, क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो रही है? क्या उस पर मंतकी अंजाम तक पहुँच रहा है? नहीं होगा। आप बस कर दें ये कवानीन साजी। हमारे तो कानून छोड़ें, आइन में है कि मुफ्त तालीम दी जाएगी, मिल रही है हमें मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की सहूलतें मिल रही हैं हमें जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया आइन और रियासत ने, वो मिल रहा है हमें। और हमें और बहुत सारे कवानीन ने और आइन और कानून ने हमें तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं, वो मिल रहे हैं हमें? नहीं मिल रहे। हम एक तो यहाँ कानून दो तरह का है, निज़ाम दो तरह का है, इंसाफ दो तरह का है, अदालतें दो तरह की हैं, मुआशरा दो तरह का है। गरीब आदमी को कहीं कुछ नहीं मिलता, अमीर आदमी को हर जगह सब कुछ मिल जाता है। तो कानून जो बने हुए हैं उन पर अमल दरामद कराएं और उन सख्ती से अमल दरामद करें। तो और आगे जाने की बजाय कल आप कह देंगे कि उसके घर के दरख्त भी काट दें, दरख्त भी आप नहीं काट सकेंगे, कोई स्टे लेके आ जाएगा जैसे आज शुगर वाले लेके आ गए। ठीक है शहजाद, भट्टी साहब कहते हैं अमल दरामद, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की सजाएं होनी चाहिए या कोई फायदा नहीं होगा? देखिए, बच्चों के साथ ज्यादती या रेप के जो भी वाकयात सामने आते हैं, वाकई खून खौलता है आपको और दिल चाहता है कि सिवियर पनिशमेंट्स हों। लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूं बाबर सत्तार और रीमा की इस बात से कि हमें जाना उस तरफ है कि जहां पे हम इनको कन्विक्ट कर सकें। पहली सीढ़ी तो यही है कि आप उनको कन्विक्ट कर सकें, और कन्विक्शन ये ना हो कि मीडिया ने कोई केस उठाया है, जैसे ज़ैनब ज्यादती और कत्ल केस था, या अदालत ने सू मोटो ले लिया है, उसके बाद पनिशमेंट हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम आपका जुडिशियल सिस्टम जो है, प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन आपकी एक ऑटोमेटिकली उसको चलना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि जो केस लाइमलाइट में आए वो उस पर सजा हो। मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर आप बात करें कि कैस्ट्रेशन सर्जिकल हो या केमिकल हो, सुनने में भी बड़ा जालिमाना लगता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि रीमा अगर इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें कि यूरोप, जहां पर हम देखते हैं कि वो बड़ा सेंसिटिव है इस मामले में कि किस किस्म की पनिशमेंट देनी है, वो पनिशमेंट स्कूल ना हो। जर्मनी में कुछ साल पहले तक ये थी पनिशमेंट, सर्जिकल कैस्ट्रेशन की थी, उन्होंने बाद में जाके इसको खत्म किया है। आज भी यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज में, पोलैंड में आज भी केमिकल कैस्ट्रेशन होती है। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए कि कैसे ये मुमकिन है वहां पे, जब हम यहाँ पे कह रहे हैं बैठ के कि ऐसी पनिशमेंट पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे हम बात करते हैं कि मार दो, जला दो, सड़कों पे फांसी दे दो, वहां पे कैसे गुंजाइश निकाली गई थी इन पनिशमेंट्स की? ठीक है, ये हम लेके चलते हैं रीमा के पास, लेकिन पहले मैं महमल का कमेंट ले लूं। महमल, क्या ऐसा है कि ये सजाएं सिंबॉलिक भी होती हैं ताकि एक डर बिठाने के लिए लोगों के दिल में कि भाई इस तरफ जाए ही ना कोई? देखिए, मैं भी इसमें नहीं का ऑप्शन ही लूंगी। और अलीना, देखिए हम समझ सकते हैं कि जो जज्बात, जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि बहुत गुस्सा आता है जब माइनस के साथ, खासतौर पर बच्चों के साथ कोई ऐसी चीज हो, तो जज्बात समझते हुए, लेकिन ये फैसला एक गुस्से का इजहार है, जो हम सबको है गुस्सा। लेकिन ये जो गुस्सा है, इबरतनाक सजा जो है वो उसकी सोल्यूशन नहीं है। आप मुझे बताएं कि फांसी लगाने से कितने जो है वो क्राइम्स कम हुए, या फिर आप मुझे ये बता दें सख्त से सख्त। असल इसके अंदर 3-4 चीजें आपको करने की जरूरत है। पहली चीज है, आप अपने बच्चे और औरतों को महफूज रखें। आप इस मुल्क के अंदर जेंडर इक्वालिटी लाएं। आप जिनसी मौजूआत पर तालीम दें, जिसको यहाँ पर मायूब समझा जाता है। यहाँ पर तो आगे ही क्या, यहाँ पर तो गुफ्तगू करना भी जिनसी मामलात के ऊपर जो है, बच्चों से या औरतों से या कोई इस तरह की चीज, उसको मायूब समझा जाता है। ये फैसले करना आसान है इस तरह के, जी कि हमने बड़ा मुश्किल फैसला और बहुत बड़ा कर लिया और इसके बाद कुछ नहीं होगा। असल में आपका सिस्टम ब्रोकन है, जिस तरह कन्विक्शन की भी बात हुई, जुडिशियल सिस्टम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और बल्कि रीमा का पॉइंट उठाना चाहूंगी जो इससे पहले उन्होंने बात की कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे यहाँ आज तक इतना टैबू है, कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर बात करना, तो इसके ऊपर होनी चाहिए बात, और जरूर होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में भी करें। हमारे पास आज प्रोग्राम में वक्त इतना ही था, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।